सपनों की रानी कब आएगी तू। और मुशाहिद, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके लिए लड़कियां अपनी कलाई काट कर खून से खत लिखा करती थी, जिसकी गाड़ी पर लिपस्टिक के निशान चमकते थे और जिसके लिए हर गली में ऊपर आका नीचे काका ऐसे गीत गूंजा करते थे, जिनका नाम राजेश खन्ना था, भारत के पहले सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा स्टारडम होने के बावजूद भी राजेश खन्ना की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आए जिनके चलते वो खुद अपनी जान लेना चाहते थे। टूटते रिश्ते, बिखरता करियर और वो रातें जब वो अकेले में समंदर के किनारे जिंदगी से हार मानने की सोचते थे। उनका एक फेमस डायलॉग था, बाबू मोसाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। और ये डायलॉग सिर्फ स्क्रीन का ही नहीं, उनकी जिंदगी का सच भी था। तो चलिए आज हम आपको राजेश खन्ना की जिंदगी के वो राज बताने जा रहे हैं, जो राज आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं काका की इस अनमोल कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर साल 1942, जब पंजाब के अमृतसर में एक साधारण घर में जतीन खन्ना का जन्म होता है। उनके पिता लाला हीरानंद एक स्कूल टीचर थे और माँ चंद्र रानी एक हाउसवाइफ थी। उनके एक बड़े भाई थे और एक बहन थी जिसका नाम कमला था। लेकिन 1947 का बंटवारा उनके परिवार के लिए तूफान बनकर आया। परिवार की सारी बचत खत्म हो गई, दुकानें लुट गई और आर्थिक तंगी ने इन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। हालात इतने खराब थे कि जतीन के माता पिता उन्हें और उनके भाई बहन को पालने में असमर्थ थे। 6 साल की उम्र में जतीन को मुंबई में उनके रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को गोद दे दिया जाता है। ये एक नया शहर था और जतीन के लिए एक नई जिंदगी। जो चुन्नीलाल थे वो एक बिजनेसमैन थे जिनके पास एमजी कारों का ढेरों सारा कलेक्शन था और यहीं से जतीन को प्यार से काका बुलाया जाने लगा, क्योंकि पंजाबी में छोटे बच्चे को काका कहते हैं। लेकिन गोद लिए जाने की तन्हाई उनके दिल में हमेशा रही। सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में उनकी दोस्ती जितेंद्र से होती है, जो बाद में बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बन जाते हैं। जितेंद्र और काका स्कूल के नाटकों में एक साथ हिस्सा लेते थे। 10 साल की उम्र में काका थिएटर में बोंगो और तबला बजाते। फिर उसके बाद नौरोजी वाडिया कॉलेज और केसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटकों में कई अवार्ड्स जीते। 1960 में नाटक अंधा युग में उनके सैनिक के रोल को देखकर वहां बैठे चीफ गेस्ट ने कहा कि बेटा, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। लेकिन उनके पिता उनके अभिनेता बनने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि काका बिजनेस संभाले। फिर भी काका ने अपने मामा की सलाह पर अपना नाम बदला और वो जतीन से राजेश खन्ना बन जाते हैं और फिर बॉलीवुड की राह पकड़ लेते हैं। अब चूंकि 1960 का दशक था, बॉलीवुड में नए चेहरों की तलाश थी, लेकिन रास्ता कांटों से भरा था। राजेश अपनी एमजी स्पोर्ट्स कार में ऑडिशन देने जाते थे। उनके पिता के पास एमजी मैग्नेट, मिडगेट स्पोर्ट्स और एमजी रोडस्टर जैसी गाड़ियां थी, जो उस दौर में बड़े बड़े सितारों के पास भी नहीं थी। राजेश इन गाड़ियों को चलाकर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस पहुंचते, लेकिन कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। वो कहते कि मुझे जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी दे दो, मैं उसे भी जी जान से करूंगा। कई बार प्रोड्यूसर उनकी गाड़ी देखकर हैरान हो जाते, लेकिन रोल देने से पूरी तरह मना कर देते। एक बार तो एक प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम्हारी कार तो सुपरस्टार वाली है, लेकिन चेहरा नहीं। फिर 1965 में किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एक टैलेंट हंट आयोजित किया, जिसमें लगभग 10,000 लोग शामिल हुए और उसमें राजेश ने भी पार्टिसिपेट किया था। राजेश ने अपनी एक्टिंग और कॉन्फिडेंस से सबको पीछे छोड़ दिया और फिर फाइनल राउंड में वो चेतन आनंद के सामने परफॉर्म करने पहुंचे। चेतन ने उन्हें एक इमोशनल सीन दिया जिसमें
एक बेटे को अपने मरते हुए पिता से विदा लेनी थी। राजेश खन्ना ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जजेज की आंखें नम हो गई और इस तरह वो इस टैलेंट हंट के विजेता बन जाते हैं। और फिर इसी जीत के बदौलत साल 1966 में उन्हें उनकी पहली फिल्म आखिरी खत मिलती है। फिल्म आखिरी खत ऑस्कर के लिए नामांकित होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। मगर फिर भी राजेश निराश नहीं हुए। फिर 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज आई, जिसमें उनके साथ बबीता थी। इस फिल्म ने 1 करोड़ की कमाई की और राजेश को पहली कामयाबी दी। फिर 1969 में राजेश की फिल्म आराधना और 2 रास्ते आती हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी हर गली नुक्कड़ पर बजने लगा। लेकिन दोस्तों, इस गाने की शूटिंग का एक किस्सा काफी मशहूर है। राजेश ने इस गाने को सड़कों पर शूट किया, जबकि शर्मिला टैगोर स्टूडियो में थी, क्योंकि वो सेट पर समय पर नहीं आ सकी। इस गाने की एडिटिंग ने इसे पूरी तरह जादुई बना दिया। आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। साल 1969 से लेकर 1975 तक राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड था, जिसमें उन्होंने लगातार 17 सुपर हिट्स फिल्में दी, जिसमें कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, सच्चा झूठा, महबूब की मेहंदी और बावर्ची। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। राजेश की आंखों की चमक, गर्दन टेढ़ी करने की अदा और गुरु कुर्ते ने उन्हें रोमांटिक हीरो का बादशाह बना दिया। मुमताज के साथ राजेश की 8 फिल्में सुपरहिट थी। शर्मिला टैगोर के साथ अमर प्रेम का चिंगारी कोई भड़के, ये गाना हर दिल को छू गया। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि राजेश खन्ना की हर फिल्म में किशोर कुमार ही अपना गाना देते थे। किशोर कुमार ने उनकी 91 फिल्मों में आवाज दी और आर.डी. बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया। राजेश स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त वहीं मौजूद रहते और अपने सुझाव भी दिया करते थे। एक बार किशोर कुमार ने राजेश से कहा कि काका, तुम्हारी आंखों का जादू मेरी आवाज में उतर जाता है। लेकिन राजेश का स्टारडम स्क्रीन से कहीं बड़ा था। उनकी फैंस की दीवानगी का कोई जवाब नहीं था। लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी कर लेती और कुछ ने तो उनके नाम का टैटू भी गुदवा रखा था, और कुछ लड़कियां उनकी फोटो को तकिए के नीचे रख कर सोती थी और उनकी सफेद कार लिपस्टिक के निशानों से गुलाबी हो जाया करती थी। उन्हें कई खत खून से लिखे हुए आते थे। राजेश के एक फैंस ने अपनी कलाई काट कर खत लिखा, जिसमें सिर्फ इतना ही था कि काका, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और दोस्तों, आपको एक हैरान कर देने वाली बात यह भी बताता हूँ कि जो भिखारी थे वो भी राजेश खन्ना के नाम से ही भीख मांगते थे। एक बार मुंबई के मिट्टीबाई कॉलेज में शूटिंग के दौरान एक भिखारी को राजेश के नाम पर भीख मांगते देख वो हैरान रह गए। उन्होंने उस भिखारी को 500 रुपए दिए और कहा कि मेरे नाम पर भीख मांग, लेकिन साथ में मेहनत भी जरूर करो। राजेश खन्ना की दीवानगी इतनी थी कि कटी पतंग की शूटिंग के लिए नैनीताल की नैनी झील को 3 दिन तक नावों से घेरना पड़ा। हजारों फैंस राजेश को देखने के लिए झील के किनारे पर जमा हो गए और भीड़ इतनी थी कि शूटिंग रोकने की नौबत आ गई। और इसी के चलते वहां पुलिस को बुलाना पड़ा और सेट को सुरक्षित रखने के लिए नावों से बैरिकेड बनाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद राजेश के एक फैन ने पानी में कूदकर उनकी नाव तक पहुंचने की कोशिश की, जिसे बाद में पुलिस ने रोक लिया था। फिर इसके बाद अमर प्रेम की शूटिंग के लिए कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर एक सीन प्लान किया गया था, जहां राजेश और शर्मिला टैगोर को बोट में एक साथ दिखना था, लेकिन अथॉरिटी ने परमिशन रद्द कर दी। उनका कहना था कि राजेश को देखने के लिए हजारों लोग इस हावड़ा ब्रिज पर आ जाएंगे और जिसकी वजह से इस पुल के टूटने का खतरा है। डायरेक्टर शक्ति सामंत ने आखिरकार इस सीन को दूसरी लोकेशन पर शूट किया। एक बार राजेश अपने दोस्त कमल हासन के साथ एक अमेरिकन फिल्म देखने थिएटर गए। वो चुपके से
अंदर बैठे थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। फिल्म खत्म होने के बाद राजेश टाइटल्स देख रहे थे। अचानक किसी ने चिल्लाया कि राजेश खन्ना, जिसके बाद भीड़ उन्हें घेर लेती है। फैंस उन्हें छूने के लिए टूट पड़े और इसी खींचातानी में राजेश की शर्ट फट जाती है। फिर कमल हासन उन्हें किसी तरह से वहां से बचाकर बाहर निकालते हैं। राजेश बाद में हंसते हुए बोले कि कमल, ये मेरे फैंस का प्यार है। उनकी जिंदगी का एक किस्सा ये भी था कि एक फैन ने राजेश को अपनी तस्वीरों का कलेक्शन दिखाया। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस फैन को दिल्ली में एक फूड ट्रक गिफ्ट किया। वो ट्रक आज भी चलता है और राजेश खुद वहां 500 बार खाना खाने भी गए। उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर फैंस का मेला लगता था। कुछ फैंस रात रात भर वहां खड़े रहते, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। एक बार एक फैन ने आशीर्वाद के गेट पर लिपस्टिक से लिख दिया कि काका, आप मेरे भगवान हैं। राजेश खन्ना की जिंदगी भी उनकी फिल्मों की ही तरह रोमांटिक थी, लेकिन इस जिंदगी में काफी दर्द भी था। साल 1968 में वो फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के प्यार में पड़े। 7 साल तक उनका रिश्ता हर मैगजीन की सुर्खियां बना रहा। राजेश अंजू से शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी आजादी और करियर को प्राथमिकता देती थी और इसी के चलते साल 1972 में उनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से राजेश का दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन उसके बाद अंजू ने क्रिकेटर गैरी सोबर से सगाई कर सबको चौंका दिया। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि जब राजेश खन्ना 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी करने जा रहे थे और उनकी बारात उसी सड़क से गुजरी जहां अंजू का घर था। राजेश ने बाद में कहा कि मैंने उस सड़क पर देखा भी नहीं, लेकिन दिल में एक टीस जरूर थी। 1973 में राजेश ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की और उसी साल डिम्पल ने फिल्म बॉबी से तहलका मचा दिया था। समंदर किनारे चांदनी रात में राजेश ने डिम्पल को प्रपोज किया। जिस वक्त डिम्पल और राजेश की शादी हुई थी, उस वक्त राजेश खन्ना की उम्र 31 साल थी और डिम्पल की मात्र 16 साल। उनकी शादी की छोटी सी फिल्म थिएटर्स में दिखाई गई और फैंस ने इसे खूब प्यार दिया। राजेश खन्ना और डिम्पल को 2 बेटियां होती है, जिनमें से एक का नाम ट्विंकल खन्ना और दूसरी का नाम रिंकी खन्ना था। लेकिन साल 1982 में डिम्पल और राजेश के रिश्तों में दरार आ जाती है। राजेश नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे, लेकिन डिम्पल ने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ जाती हैं और अब वो दोनों अलग हो गए, मगर कभी भी तलाक नहीं लिया। डिम्पल ने मुश्किल वक्त में उनका हमेशा साथ दिया, खासकर जब राजेश खन्ना कैंसर से जूझ रहे थे। साल 1980 में राजेश खन्ना का नाम टीना मुनीम के साथ जुड़ा। दोनों ने मिलकर फिल्म सौतन और 50-50 बनाई और आखिरी दस्तक में एक साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी चर्चा में थी। राजेश खन्ना ने एक बार मजाक में कहा कि मैं और टीना एक ही टूथब्रश शेयर करते हैं, लेकिन ये रिश्ता भी शादी तक नहीं पहुंचा और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। राजेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीना मेरे लिए बहुत खास थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेश की मृत्यु के बाद अनीता आडवाणी ने दावा किया कि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। अनीता ने उनके परिवार को मुआवजे के लिए नोटिस भेजा, जिससे काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया था। राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार ने इसे खारिज किया। अनीता ने कहा कि वो राजेश के आखिरी दिनों में उनके साथ थी और आशीर्वाद में उनके लिए खाना बनाती थी। इन रिश्तों ने राजेश की जिंदगी को काफी जटिल बना दिया। हर ब्रेकअप ने उनके दिल पर एक निशान छोड़ा और वो अंदर से और भी ज्यादा तन्हा होते चले गए। साल 1975 के बाद बॉलीवुड में एक तूफान आया। अमिताभ बच्चन की जंजीर और शोले ने एक्शन फिल्मों का दौर शुरू किया। राजेश की रोमांटिक फिल्में अब दर्शकों को उतना नहीं लुभा रही थी। उन्होंने जंजीर जैसी फिल्में ठुकरा दी, जो बाद में अमिताभ के लिए ब्लॉकबस्टर बनी। अमिताभ और राजेश ने फिल्म आनंद और नमक हराम में
एक साथ काम किया। आनंद में राजेश का रोल इतना दमदार था कि अमिताभ ने कहा कि काका के सामने एक्टिंग करना मेरे लिए स्कूल जाने जैसा था। लेकिन बॉलीवुड में राजेश खन्ना और अमिताभ को एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी माने जाने लगा। जब एक ही कहानी पर राजेश की आज का एमएलए रामावतार और अमिताभ की इनकलाब फिल्में बनी तो दोनों फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन अमिताभ का सितारा चमकता गया। मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत और यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स ने राजेश को छोड़कर अमिताभ को साइन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि राजेश का अहंकार और चमचों का साथ उनकी असफलता का कारण बना। एक बार यश चोपड़ा ने कहा कि राजेश को अपने आसपास के लोगों ने गलत सलाह दी, वरना वो आज भी नंबर 1 होते। लगातार 7 फ्लॉप फिल्मों ने राजेश को पूरी तरह तोड़ दिया और जिसके चलते वो अब शराब के नशे में भी डूब गए थे। एक रात तेज बारिश में वो अपने बंगले आशीर्वाद में जोर जोर से रोए। डिंपल ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो वो भी डर गई। राजेश ने बाद में बताया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का भी सोच रखा था। एक रात वो आशीर्वाद से निकलकर जुहू बीच पहुंच गए। समंदर की लहरें उनके पैरों को छू रही थी। उन्होंने सोचा बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उनके दिमाग में आनंद फिल्म का वो डायलॉग गूंजा कि बाबू मोसाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। और इसी के चलते वो रुक जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। लेकिन दोस्तों, राजेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म शुरू किया। अलग अलग और आविष्कार जैसी फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। फिर भी राजेश ने कोशिश जारी रखी। उनकी दोस्ती जितेंद्र कुमार और किशोर कुमार से काफी गहरी थी। जितेंद्र बताते हैं कि राजेश रात को उनके घर पहुंच जाते और कहते कि चल जितेंद्र, कुछ बातें करें। किशोर कुमार और राजेश की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में ही हिट थी। एक बार किशोर ने मजाक में कहा कि काका, तुम्हारी फिल्में मेरी आवाज के बिना अधूरी है। 1980 के दशक में राजेश ने छोटे पर्दे पर कदम रखा। रघुकुल रीत, सदा चली आई जैसे सीरियल्स किए। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ नागर बताते हैं कि राजेश शूटिंग पर नए कलाकारों से कहते कि हेलो, मैं राजेश खन्ना, टीवी का नया आर्टिस्ट। उनकी सादगी हर किसी को छू लेती थी। 1984 में वो राजनीति में आते हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू कर देते हैं। फिर 1992 में वो सांसद बन जाते हैं और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को भी हराया था। अब साल 2011 आता है जब राजेश को अपने कैंसर का पता चला। वो नहीं चाहते थे कि ये बात उनके फैंस तक पहुंचे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। जून 2012 में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 23 जून को पहली बार भर्ती हुए। फिर 8 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन 14 जुलाई को उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राजेश को एहसास हो गया था कि अब वक्त बहुत कम है। उन्होंने परिवार से कहा कि मैं अपने बंगले आशीर्वाद में आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। 16 जुलाई को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और 18 जुलाई 2012 को अपने बंगले आशीर्वाद में वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे। मुंबई की सड़कें थम गई थी। फैंस रोते हुए उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। एक फैन ने कहा कि काका, आप चले गए, लेकिन आपका आनंद कभी भी नहीं मरेगा। आशीर्वाद बंगला राजेश के लिए सिर्फ घर नहीं बल्कि उनकी विरासत था। जब सोहेल खान ने इसे खरीदने की बात कही तो राजेश ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूँ और तू मेरा घर बिकवाना चाहता है। इनकम टैक्स ने 1.5 करोड़ रुपए का बकाया मांगा, लेकिन राजेश ने आशीर्वाद को कभी नहीं छोड़ा। उनकी 180 फिल्में, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और ऊपर आका नीचे काका की कहावत आज भी जिंदा है। शाहरुख खान बताते हैं कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम कोई छू ही नहीं सकता। उनकी बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार उनकी विरासत को अब आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश खन्ना वो सितारा थे जिन्होंने सिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी में आप
हार मत मानो। उनकी आनंद फिल्म का डायलॉग आज भी हर जगह गूंजता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना की कहानी। अगर काका की जिंदगी ने आपको छुआ तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि काका की कौन सी फिल्म या डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।